कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दोस्तों पिटीशन डाली गई जो कि थी ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो एनडीए की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर यानी कि 2019 में जो कोटा दिया था उसको लेके। उसमें ऐसा कहा गया कि ये जो कोटा दिया जा रहा है ये गलत है और कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया कि अगर हमें कोटा देना है तो कोटा को देने के पीछे का सोल क्राइटेरिया इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सोल क्राइटेरिया ध्यान में रख के जो कोटा दिया गया है 10% का, वो इकोनॉमी को ही ध्यान में रख के दिया गया है। यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने इस कोटे को उन लोगों के लाभ के लिए दिया है जो लोग गरीब हैं, ठीक है, यानी कि उनकी इकोनॉमी को ध्यान में रख के दिया है। तो उसी के खिलाफ पिटीशन डाली गई और ऐसा कहा गया कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे पिटीशन जिनने डाली उन्होंने 4 कारण दिए और फिर इस पर गवर्नमेंट ने स्टैंड भी लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिर क्या लिया, इस पर अपना स्टैंड भी लिया। तो यहाँ पे जो पिटीशन डाली गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों देखा, उसके बारे में जाना और फिर उस पर फैसला लेने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया है, जिसमें कि आपके दोस्तों 5 जज होंगे, ठीक है। कितने जो जज होंगे इसमें कि आपके 5 जज होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मुद्दा समझ में आया होगा। लास्ट ईयर हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोटा दिया, रिजर्वेशन दिया, और इस रिजर्वेशन के खिलाफ एक पिटिशनर थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ऐसा कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकती। अब क्या उन्होंने इसके पीछे कारण दिए, हम लोग 1 बाय 1 सारे कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। और जब वो पिटीशन डाली गई तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाना और फिर उस पर निर्णय लेने के लिए एक दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये पूरे मुद्दे को देखेगी और फिर फाइनल वर्डिक्ट देगी, ठीक है। ये बताएगी कि ऐसा सरकार जो है वो ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक का बिल्कुल ऑपरेशन करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल से। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक पॉलिटी का है और काफ़ी चर्चा में है इस समय पे। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो टॉपिक चर्चे में रहते हैं वो टॉपिक जरूर आते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। यहाँ पे हम लोग एक कमीशन के बारे में बात करेंगे जो कि होगी आपकी मंडल कमीशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो बना दी गई है ईडब्ल्यूएस कोटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब देखो यहाँ पर पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों। जो पिटिशनर थे उन्होंने चैलेंज किया है 103 में अमेंडमेंट को, एक्ट को 2019 को। आप लोग याद रखना इस एक्ट के लिए ये जो 103 यानी कि 103 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यही दोस्तों वो अमेंडमेंट था जिसने संशोधन किया आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी दोस्तों रिजर्वेशन का फायदा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी हम लोग रिजर्वेशन के अंडर लेकर आए। तो यहाँ पे 5 जज की एक बेंच बना दी गई है। क्यों दोस्तों बनाई गई है, आपको ये पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसकी ये पावर होती है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन खड़ा होता है जो कि चाहता है संविधान की व्याख्या, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन खड़ा होता है यानी कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जिसपे कि कोई पिटिशनर चाहता है कि इस पे संविधान की व्याख्या और ये चेक किया जाए कि ये किसी प्रकार से संविधान का वायलेशन ना करता हो, तो वहाँ पे आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 3 इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वो इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 मेंबर की भी होती है, 9 मेंबर की भी होती है, यहाँ पर बनाई गई है 5 मेंबर की, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये दोस्तों जो 5 मेंबर की जो दोस्तों आपके जो 5 मेंबर दोस्तों जो बेंच है ये इस पूरे केस की हियरिंग करेगी, पूरे केस की सुनवाई करेगी और यहाँ पर ये चेक करेगी कि ये जो दोस्तों एक्ट है ये किसी भी प्रकार से हमारे संविधान का वायलेशन ना करता हो, और अगर संविधान का वायलेशन करता है तो आपको पता ही है इसके साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये संविधान का वायलेशन करता है तो दोस्तों उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म ही कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है दोस्तों उसमें होंगे 5 जज, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आप जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें 10% कोटा की व्यवस्था करी गई, ठीक है ना। मतलब 10% रिजर्वेशन दिया गया उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी जो 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी
अंडर में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि 50% जो कोटा दिया जाता है, जो 50% रिजर्वेशन दिया जाता है, उनके अंडर में फॉल नहीं करते। ऐसे 10% लोगों के लिए हमने दोस्तों दिया है रिजर्वेशन। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे। इन क्राइटेरिया को अगर कोई बंदा फुलफिल करता है, यानी कि अगर कोई गरीब है, तो उसके लिए दोस्तों कोटा की व्यवस्था करी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोटा था दोस्तों, ये दिया गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का दोस्तों। जो आर्टिकल 15 में दोस्तों हमने आर्टिकल 15 6 जोड़ा, और आर्टिकल 16 में दोस्तों हमने आर्टिकल 16 6 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस कोटा को देने के लिए आर्टिकल 15 में परिवर्तन किया और आर्टिकल 16 में परिवर्तन किया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक नया क्लॉज जोड़ दिया जो कि था आर्टिकल 15-16, ठीक है, 15-6। और यहाँ पर दोस्तों एक और जोड़ दिया जो था 16-6, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनेक्ट किया गया दोस्तों गरीबों के वेलफेयर के लिए। यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि वो गरीब लोग जो कि 50% रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर में नहीं आते हैं, अब उनके लिए भी दोस्तों इसका फ़ायदा, जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका फ़ायदा मिल पाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो स्कीम है ये इक्वली लागू हुई दोस्तों सेंटर पर और स्टेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर भी रिजर्वेशन देगा और जो आपका स्टेट है वह भी रिजर्वेशन देगा। तो पिटिशनर दोस्तों जो उसका आर्गूमेंट क्या है, ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो पिटिशनर है, जो गया है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी बातों को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई है, तो उसने ऐसा क्या आर्गूमेंट दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट को पसंद आए हैं, और उसने दोस्तों जो पिटीशन है उसको दोस्तों कैंसिल ना करके उसे एक्सेप्ट किया है और इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी है। तो यहाँ पे दोस्तों बात क्या की गई है, अमेंडमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, मतलब पूरी बात यहाँ पर ये है, जो पिटिशनर है वो यहाँ पर दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो कि दिया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसको दोस्तों टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पिटीशन उन्होंने टारगेट किया है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, और ऐसा कह रहे हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दोस्तों, वो सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे किसी को कोटा नहीं दे सकती, किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस है दोस्तों इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, ये रूल दिया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वह कभी भी सिर्फ इकोनॉमी को सोल क्राइटेरिया मानकर दोस्तों रिजर्वेशन नहीं दे सकती। अगर यहाँ पे इकोनॉमी सोल क्राइटेरिया है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ में अगर बैकवर्डनेस भी है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अमेंडमेंट किया गया। अच्छा, पहला तो दोस्तों उनका दावा ये है, पिटिशनर कह रहा है, पहली बात पिटिशनर कह रहा है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जब कहा जा चुका है कि सोल क्राइटेरिया इकोनॉमी नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन देने का, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, फिर रिजर्वेशन क्यों दिया। दूसरा यहाँ पे जो तथ्य है इनका, दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये भी कहा गया कि कोटा की लिमिट 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये कोटा देते हैं, रिजर्वेशन की सुविधा देते हैं, तो ये जो दोस्तों 50% की लिमिट है ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे दोस्तों अगली बात ये कही गई है, आर्टिकल 19 का जो जी है वो दोस्तों कहता है कि आप जो व्यापार है, जो आप अपनी कंपनी है, जो अपना प्रोफेशन है, वो बिल्कुल ही अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर होगा कि इन 10% लोगों के लिए भी 10% लोगों के लिए भी रिजर्वेशन दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो कंपनी है यानी कि जो भी प्रैक्टिस कर रहा है जिस किसी भी प्रोफेशन को, उसका दोस्तों वायलेशन होगा, क्योंकि अब उसके लिए ना चाहते हुए भी इन 10% लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो आप मेरी। अगर वो देना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं भी देना चाहता है तो अब उसको ऐसे 10% लोगों के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही आर्टिकल 1 कहता है, ये अलाउ करता है एवरी सिटीजन को टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये दोस्तों परमिशन देता है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने मन मुताबिक से कोई बिजनेस कर सकता है और दोस्तों अपने ऑक्यूपेशन को अपने तरीके से कैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर 10% का दोस्तों कोटा दिया जाता है तो इस 19(1) का वायलेशन होगा, और ये वायलेशन दोस्तों होगा फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट का जब भी वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को जो इसका वायलेशन कर रहा है दोस्तों, उसको नल एंड वाइड आर्टिकल 32 का उपयोग करके कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो हमारी गवर्नमेंट है ना दोस्तों, वो कोई मतलब कोई नई चीज़ तो है नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन का कम ज्ञान हो, उसके पास भी अपने वकील भरे पड़े हैं ना, तो उसने भी इसको पारित करने से पहले कुछ तो सोचा होगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टैंड दे रही है वो ये कह रही है कि सर
आपने जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि आपने जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बात आपने कही थी, उसमें आपने कहा था कि कोटा की जो लिमिट है, रिजर्वेशन की जो लिमिट है 50% ऊपर नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन सर, हम लोग कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थोड़े ना दे रहे हैं, हम लोग कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थोड़े ना दे रहे हैं कि हम किसी से कहें जाके, कोई प्रेसिडेंट साहब कह दें या कोई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी के द्वारा, और उसमें से कह दिया जाए कि हम रिजर्वेशन देंगे। हमने बाकायदा संविधान में परिवर्तन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता तब तो चलो बात मान ली जाती कि 50% से ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, रिजर्वेशन के कोटा को रिजर्वेशन को बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पे बाकायदा उसने संविधान में संशोधन करके बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉइंट जो दोस्तों मजबूत दिखता है। फिर इंदिरा साहनी में दोस्तों रूल किया गया कि यहाँ पे एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता दोस्तों आपका, एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपका इकोनॉमी। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कह रही दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको ये रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिल पाती, लेकिन कायदे में उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, ठीक है, और उनके वेलफेयर के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों 2 आर्गूमेंट दिए हैं इन जो पिटीशन जिसने दी है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो बेंच बैठती है 5 जजों की, देखते हैं दोस्तों क्या फैसला लेती है। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक वर्ड आया था दोस्तों कि जब भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो यहाँ पे संविधान आर्टिकल 143, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका उपयोग करता है। कहाँ गया आर्टिकल 143, हाँ ये है, ये रहा, सॉरी, आर्टिकल 145, ठीक है, आर्टिकल 145 का 3। तो इसका उपयोग करके दोस्तों क्या कर सकता है, यहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सब्सटेंशियल, यहाँ वर्ड पकड़िए दोस्तों, ये है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अब ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दोस्तों वो होता है जहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कराई जाती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने प्रीएम्बल जब पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों जब भी वायलेशन करा जाता है तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो आता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अगर कोई ऐसा दोस्तों एक्ट बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा जो वायलेट कर रहा हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर का दोस्तों मतलब ये होता है जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक हैं तो हमारे संविधान की मूलभूत बात है, ठीक है। हम लोग सेकुलर हैं तो हमारे संविधान की मूलभूत बात है ये, ठीक है। हम लोग दोस्तों रिपब्लिक हैं तो हमारे संविधान की मूलभूत बात है, ठीक है। तो जितनी भी मूलभूत चीज़ें हमारे संविधान में हैं वो सब आती हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर इसके बारे में और पढ़ना हो तो आपके पास कोई भी किताब हो उसमें आप खोल के दोस्तों प्रीएम्बल में आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन खड़ा होता है जो कि रिलेटेड होता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा होता है तो उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों वायलेशन होगा। तो जैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कराने के लिए, एक्ट की व्याख्या कराने के लिए ऐसी बेंच का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो चलो, आई होप दोस्तों दिस वाज द फुल एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। यहाँ पे जिस भैया को हमारे हिंदी में पढ़ना हो तो ये हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ, ठीक है। इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक इस स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे आपको कुछ समय देता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो दोस्तों आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है दोस्तों सावरिया क्लासेस, ठीक है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मेरा आपसे दावा है कि वो करंट अफेयर आपको पढ़ाऊँगा जो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल पर आएगा, ठीक है ना। मतलब तुरंत कोई इवेंट हुआ तुरंत मैं आपको वो वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे आगे रहने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा भी होगा अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो जो है शायद ही किसी चैनल पर आया होगा, ठीक है, शायद ही। अब देखो मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है लेकिन शायद ही आया होगा। तो यहाँ पे मेरी कोशिश होगी आपको सबसे आगे रखने की। तो इस कड़ी में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और इसी तरीके से एक बहुत ही वैल्यू, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा करंट अफेयर पढ़ते रहें। चलो दोस्तों, थैंक यू।